नमस्कार साथियों, कुछ समस्या हो गई थी इसलिए पिछली क्लास को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो हम पढ़ रहे थे पशु प्रबंधन और जो पोल्ट्री मैनेजमेंट है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने जो ये पशु है इनका वर्गीकरण किया था। एक तो किया था जो जुगाली करने वाले पशु है उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया था। और रूमन-तीर उसमें आभासी रूमन-तीर, अरूमन-तीर टाइप के 3 टाइप के थे वो। और इसी प्रकार जो दूसरा आधार था उसका वर्गीकरण करने का, पशुओं का वर्गीकरण, दूसरा आधार था भोजन की आदत के आधार पर वर्गीकरण। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हमने शाकाहारी के बारे में देख लिया था, यानी कि ऐसे पशु जो भोजन में चारा, दाना और पादप इत्यादि इनको खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। और इसमें सारे रूमंथी जानवर आ जाते हैं। फिर रूमंथी जानवर होते कौन से? जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही में घोड़ा आ जाता है, ऊँट आ जाता है, ये सब शाकाहारी जानवरों में आते हैं। लेकिन मांसाहारी में कौन से आते हैं? ऐसे जानवर जो मांस और मांस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको खाते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, ये सब किस में आ जाते हैं? मांसाहारी में आ जाते हैं। और एक होते हैं सर्वाहारी, जो पादप और मांस दोनों को खाते हैं। जैसे सुअर है विद्यार्थी, वो पादप को भी खाता है और मांस को भी खाता है, तो उसको हम किस में लेके जाते हैं? सर्वाहारी में लेके जाते हैं। ठीक है। एक होता है गाय और भैंस में मुख्य रूप से जो अंतर पाया जाता है वो, देखिए, कुबड़ के आधार पर, सिंग के आधार पर और गलकंबल और पसीना ग्रंथि जो होती है, इनके आधार पर इनमें क्या-क्या अंतर देखा जा सकता है, तो उसको देख सकते हैं। तो एक तरफ गाय लिखा हुआ है, एक तरफ भैंस लिखा हुआ है, एक तरफ इनके गुण लिखे हुए हैं। तो कुबड़ क्या गाय में उपस्थित होती है? बिल्कुल होती है। क्या भैंस में होती है? नहीं होती है। इसी प्रकार सींग जो होते हैं वो गाय में गोल होते हैं और या शंक्वाकार के हो सकते हैं, और भैंस में होते हैं वो चौड़े और चपटे होते हैं। इसमें भी अंतर पाया जाता है। और गलकंबल में इसमें उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। और जो पसीना ग्रंथि है वो इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है गाय में, और जो भैंस है उसमें पसीना ग्रंथि कम पाई जाती है। पाई तो जाती है लेकिन कम पाई जाती है, इसलिए इसमें ये भी अंतर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सामान्य शब्दावलियां हैं, इनको हम जानते हैं। एक तरफ तो दे रखा है पशु का नाम, जैसे इधर दे दिया गोवंश। तो गोवंश में वयस्क नर को क्या कहते हैं? वयस्क जो मादा है उसको क्या कहते हैं? फिर नवजात को क्या कहते हैं? फिर समागम की जो क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? इनकी जो प्रसव क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? इनका जो ग्रुप होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? जैसे गोवंश ले लिया, कैटल ले लिया यहाँ पर, तो इसका जो वयस्क नर होता है उसको हम विद्यार्थियों सांड या बैल कहते हैं। और जो वयस्क मादा होती है उसको हम गाय कहते हैं। और नवजात जो होता है इनका जो बच्चा या बच्ची जो भी होती है उसको बछड़ा या बछड़ी कहते हैं। और समागम की क्रिया इनकी सर्विंग कहलाती है। और जो प्रसव, जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको कॉल्विंग कहते हैं। और इनके जो ग्रुप है, समूह है, उसको हर्ड कहते हैं। इसी प्रकार इधर जितने भी पशुओं के नाम आएंगे इधर बाकी वही सेम टेबल चलेगी। जो भैंस है, भैंस का जो वयस्क नर है उसको कहते हैं भैंसा, या कई जगह पाडा भी कहते हैं। और जो वयस्क मादा होती है उसको भैंस कहते हैं। और नवजात को विद्यार्थी पाडा या पाडी कहते हैं। इनका जैसे गाय का बछड़ा या बछड़ी होता है ना, इसी प्रकार भैंस वाले क्या कहलाता है? पाडा या पाडी कहलाता है। मेल है तो पाडा, फीमेल है तो पाडी कहलाती है। और समागम की क्रिया इसमें भी सर्विंग है, और प्रसव की क्रिया कॉल्विंग, और समूह किस क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। इसी प्रकार जो भेड़ होती है, भेड़, भेड़ का वयस्क नर रैम कहलाता है। और मादा को कहते हैं ईव। और जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं। समागम की क्रिया को टपिंग कहते हैं। और जो प्रसव क्रिया उसको लैम्बिंग, और ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। बकरी की बात करें तो बक, वयस्क नर को बकरा कहते हैं विद्यार्थियों, बक या बकरा, बक या बकरा कहते हैं। और मादा को डोए कहते हैं। और नवजात को किड, और वही समागम क्रिया को सर्विंग और किडिंग कहते हैं। प्रसव क्रिया को ट्रिप कहते हैं, समूह को। आगे देखिए, अगर घोड़ा, घोड़ा का जो वयस्क नर है वो स्टेलिए कहलाता है। मादा मादा क्या कहलाती है? मेयर। और नवजात क्या कहलाता है? फोयल। और जो समागम की क्रिया उसको कवरिंग, और प्रसव क्रिया को फोलिंग, और समूह को पैक कहते हैं। कुत्ता का जो वयस्क नर होता है उसको डॉग कहते हैं। ठीक है। और जो मादा वयस्क है उसको बिच, और नवजात को पप कहते हैं। और समागम क्रिया को कॉपुलेशन कहते हैं। और फोलिंग को वेहल्पिंग कहते हैं। और समूह को कैनल कहते हैं। सुअर जो आता है, सुअर, सुअर में विद्यार्थियों जो वयस्क नर है उसको बोर कहते हैं। और मेयर को सौ कहते हैं। और फॉयल को पिगलेट कहते हैं। और कवरिंग को कपलिंग, और फोलिंग को फेरोइंग, और समूह को ड्रू कहते हैं। मुर्गी वाला है विद्यार्थी, वो क्या कहलाता है? कॉक। क्या कहलाता है? कॉक कहलाता है वयस्क नर। और मादा क्या कहलाता है? हैन। और नवजात क्या कहलाता है? चिक।
और समागम की क्रिया कॉपुलेशन, और प्रसव की क्रिया हैचिंग, समूह क्या कहलाता है? फ्लॉक। इसी प्रकार ऊंट के देखें तो ऊंट का मैया या ऊंट कहलाता है नर, और फीमेल कहलाता है सेंड, और इसका समागम की क्रिया लखाना कहलाती है विद्यार्थी, कहलाती लखाना कहलाती। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु और दे रखे हैं, उनको भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। जैसे बकरी को गरीब की गाय या चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, तो चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। और जो ऊंट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और जो याक होता है याक, उसको बर्फ का जहाज कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज का संबंध ऊंट से है, तो बर्फ का जहाज का संबंध किससे है? याक से। कई बार संबंधवाची शब्दावलियों में इस प्रकार के सवाल बनते हैं, रीजनिंग में बनते हैं, और इस प्रकार के आपके पशु परिचर भर्ती में भी सवाल बन सकते हैं। राजस्थान में ऊंट ज्यादातर कौन सी जाति, रायका या रेबारी जो जाति है उसके द्वारा पाला जाता है। और भारत में मुख्यतः एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन दो कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। और दो कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि लद्दाख वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ पे दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, मतलब ऊंट के ऊपर देखी होगी ना कुबड़ सी बनी हुई रहती है। तो अगर शेष भारत में हम देखेंगे जैसे तो आपको एक कुबड़ का ही ऊंट मिलेगा, लेकिन लद्दाख वगैरह में आपको दो कुबड़ वाले ऊंट भी देखने को मिल सकते हैं। गाय की जवान मादा जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो, जो एक बार भी गर्भवती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? हीपर कहते हैं। तो हीपर क्या है? कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ बिंदु है, इनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। गाय भैंस की आवाज को क्या कहते हैं? रंबाना कहते हैं। और जानवरों को नियंत्रित करने गिराने के तरीके क्या कहलाते हैं? पशुओं को काबू में रखने के काम आने वाले जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे हाल्टर मोहरा है, मुखबंदनी या मंजल है, सांड की नाक का जो छल्ला है वो है, इसके अलावा बुल होल्डर है, स्विच है, रस्सी है, मुख्य खोलनियाँ है, गेज है, ये सब होते हैं। ठीक है, इससे कंट्रोल हो जाता है। गाय भैंस को गिराने के लिए दो विधियां काम में ली जाती है। दो विधियां कौन सी विद्यार्थियों? तो एक तो रीफ फैलेट है और एक बर्ली विधि है। इसमें सबसे प्रचलित एवं कारगर तरीका होता है ये, और ये किस क्रॉस विधि कहलाती है। एक सिंग रोदन क्या होता है? यानी बछड़े में 3 से 10 दिन की उम्र में हॉर्न बड किया जाता है, जहां से सिंग निकलते हैं तो जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, तो उसको सिंग रोध कहते हैं। एक विनिंग, विनिंग क्या है? दूध छुड़ाने के लिए बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देना ही क्या कहलाता है? तो विनिंग। तो विनिंग, सिंग रोधक वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बछड़े के लिए ये उम्र 90 दिन, और मेमने के लिए ये एज कितनी रखी गई है? 14 सप्ताह रखी गई है, तथा सुअर के लिए 56 दिन रखी गई है। मतलब माँ से बछड़ा जो होता है, उनका बच्चा होता है, उसको अलग करना, दूध चुड़ा देना उसका, तो उसको कहते हैं विनिंग। देखिए, मैंने कल जब आपको इससे पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि गाय और भैंस अगर इन दोनों में देखें तो मातृत्व की भावना किस में पाई जाती है? भैंस में अधिक पाई जाती है। उसके जो बछड़ा है उसका जो विनिंग करवाया जाता है उसमें बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि भैंस फिर दूध वगैरह नहीं देती। इसके अलावा एक है पशुओं की आवासीय व्यवस्था, यानी कि हाउसिंग सिस्टम ऑफ एनिमल्स। गाय भैंस की आवासीय प्रणाली में देखें तो दो प्रकार की आवासीय प्रणाली आती है। एक तो आती है खुली आवासीय प्रणाली, और दूसरी आती है बंद आवासीय प्रणाली। यानी कि विद्यार्थियों, एक तो आती है क्लोज, क्या आती है? क्लोज आती है, और एक आती है ओपन। तो इन दोनों के बारे में हमें देखना होता है। तो खुली आवासीय प्रणाली में देखे विद्यार्थियों, क्लोज, तो दूध दोहन के अतिरिक्त पशु हमेशा खुले क्षेत्र में रहता है, और भारत में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है। यानी कि ऐसे पशु जो खुले में रहते हैं उसे खुले ही आवासीय प्रणाली कहते हैं विद्यार्थियों। और भारत में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली यही है। इस व्यवस्था में पशु के लिए 2/3 भाग खुला तथा 1/3 भाग ढका या छायादार होना चाहिए। तो 2/3 पार्ट है विद्यार्थी, वो तो कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। और 1/3 है वो कैसा होना चाहिए? ढका हुआ या छायादार होना चाहिए, में आ जाता है। इसी प्रकार एक होता है बंद आवासीय प्रणाली, पशु हमेशा इसमें ढके हुए क्षेत्र में ही रहता है। ये विधि ज्यादातर ग्रामीण इलाके में नहीं होकर शहरी इलाके में होती है। शहरी इलाके के लिए बंद आवासीय प्रणाली ठीक रहती है, क्योंकि शहरों में इतनी ज्यादा जगह तो होती नहीं, गाँव में तो बहुत सारी जगह होती। और जैसे आपने देखा होगा एक जो डेयरी प्लांट वगैरह होते हैं वहाँ पे जो काउ शेड है, मतलब उसका गाय वगैरह या भैंसों को रखने के लिए शेड तैयार किया जाता है चादर वगैरह लगा के। वो कैसा होना चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ, काउ शेड के दो प्रकार होते हैं। एकल पंक्ति प्रणाली वाले शेड होते हैं, और दोहरी पंक्ति प्रणाली वाले होते हैं, मतलब एक लाइन वाले और 2 लाइन वाले होते हैं। एकल पंक्ति वाले, गायों की संख्या इसमें 12 से कम है तो वहां पर एकल पंक्ति प्रणाली का यूज लेना चाहिए।
और अगर 12 से ज़्यादा की संख्या में अगर गाय आप रखते हैं तो दोहरी पंक्ति प्रणाली का यूज इसमें लेना चाहिए। दोहरी पंक्ति प्रणाली में देखें तो विद्यार्थियों इसमें दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है, फेस टू फेस प्रणाली और इसमें टेल टू टेल प्रणाली। यानी कि अगर फेस टू फेस प्रणाली में देखें तो इस प्रणाली में चार वितरण आसान रहता है, चारा वगैरह है उसका जो वितरण किया जाता है, चारा वगैरह डाला जाता है उसको आसानी से डाल सकते हैं। और टेल टू टेल प्रणाली में इस विधि में सफाई व्यवस्था उत्तम होने के कारण रोगों के फैलने की संभावना कम रहती है तथा दूध दोहन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, सुविधा आसानी से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट डाल के लिखा हुआ है, इन बिंदुओं को भी आपको ध्यान से रखना है। गाय और भैंस के आवास की ऊंचाई है 2.2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.2 मीटर होनी चाहिए। और आवास की लंबाई का जो अक्ष है वो पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ताकि गर्मियों में गर्म हवाएं और सर्दियों में ठंडी हवाएं सीधे जानवर के शरीर को नहीं टकराए, तो उनका पूर्व पश्चिम का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मिल्किंग, जिसको हम दुग्ध दोहन कहते हैं, करते समय विद्यार्थियों लंबी अक्ष उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, ताकि सूर्य का प्रकाश सीधे फर्श पर पड़े और फर्श निसंक्रमित रहे। मतलब इस प्रकार से उसका टीन शेड तैयार करना चाहिए, जो गर्मी में ज़्यादा गर्म हवा ना आए और सर्दी में ज़्यादा जो ठंडी हवा है वो नहीं आए। और जब भी धूप निकले तो सीधी जो धूप की किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वो सीधी फर्श पर पड़े, जिससे वो फर्श जो गीला हो जाता है वो जल्दी सूख जाए। तो इस प्रकार से वो शेड तैयार करना चाहिए। तो वो तो था पशुओं का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, पशु प्रबंधन। अब हम चर्चा करेंगे जो मुर्गियों का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार किया जाता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है मुर्गी प्रबंधन, पोल्ट्री जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं मुर्गियों की आवासीय प्रणाली। तो इसमें एक तो विस्तृत प्रणाली के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसे फ्री रेंज प्रणाली कहते हैं। एक होता है अर्ध सघन प्रणाली और एक है सघन प्रणाली। तो सबसे पहले जानते हैं विस्तृत प्रणाली को, फ्री रेंज प्रणाली को, यानी कि प्रति हेक्टेयर 250 पक्षियों को पाल सकते हैं। कितने को पाल सकते हैं? 250 पक्षियों को पाल सकते हैं। अर्ध सघन प्रणाली की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में 750 वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है। और ये विधि मुख्यतः बतख पालन के लिए यूज ली जाती है। तो अर्ध सघन प्रणाली है वो किसके लिए यूज ली जाती है? बतख वगैरह उनको पालने के लिए यूज ली जाती है। और इसमें एक हेक्टेयर में 750 पक्षियों को पाला जा सकता है। लेकिन विस्तृत प्रणाली में एक हेक्टेयर में 250 पक्षियों को ही पाला जाता है। बात करें सघन प्रणाली की, सघन प्रणाली के भी उपभेद होते हैं, जैसे डीप लिटर प्रणाली है या पिंजरा प्रणाली है या बैटरी प्रणाली है। इसमें दो प्रकार के हो जाते हैं। सघन प्रणाली में पहला आता है डीप लिटर प्रणाली, में प्रति बाड़े में 250 पक्षियों को पाला जा सकता है। और पिंजरा प्रणाली या बैटरी प्रणाली में मुख्यतः व्यापारिक मुर्गी पालन हेतु इसको काम में लेते हैं, पिंजरा वगैरह में पालते हैं। और फोल्डिंग यूनिट प्रणाली में प्रति पक्षी वर्ष पर 4 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। फोल्डिंग यूनिट प्रणाली में क्या होता है? 4 वर्ग फुट पर एक पक्षी पाला जाता है। इसी प्रकार इन मुर्गी है या जो भी पक्षी होते हैं इनका पालन करते हैं, उससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग क्या होता है? इसमें जो पक्षी होता है या जो मुर्गी का जो बच्चा होता है, जिसको चूजा वगैरह कहते हैं हम, उनकी जो चोंच है उसको तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसको कहते हैं ब्रूडिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मुर्गी के चूजों को जब 6-8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त उष्मा देकर देखभाल व प्रबंधन करना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। चलो अभी देखते हैं, मैंने शायद गलत बता दी। एक होता है बैकयार्ड और पोल्ट्री फार्मिंग, यानी घर के पीछे खाली जगह में 5 से 7 देसी मुर्गियों को अंडे या मांस के लिए पालना क्या कहलाता है? बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म कहलाता है। एक बार विद्यार्थियों इसको ब्रीडिंग को आप फाइनल मत करना, इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा। हो सकता है यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया हो या मेरे को गलत याद रह गया हो, तो एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा। ब्रीडिंग को आप रहने देना ना। अभी देख लीजिए ब्रायलर, ब्रायलर यानी मांस हेतु पाई जाने वाली जो मुर्गी है, मतलब ऐसी मुर्गी जिसको हम मांस के लिए पालते हैं, तो ब्रायलर कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है लेयर, अंडे के लिए जो मुर्गी पाली जाती है उसको लेयर कहते हैं। एक होता है हैचिंग, अंडे और चूजे के बाहर आने की जो प्रक्रिया है, अंडा और चूजा जो बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? हैचिंग। एक होता है लेइंग, मुर्गी के द्वारा अंडे देने की जो प्रक्रिया है उसको लेइंग कहते हैं। और अंडे हेतु पाली जाने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? लेयर। तो अंडे हो, मांस हो, दूध में विद्यार्थियों विटामिन सी अनुपस्थित रहता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखो, विटामिन सी इसमें नहीं होता है। प्रतिदिन पीने के पानी की जो आवश्यकता है वो कितना पानी पीते हैं और गोबर कितना प्रोडक्ट करते हैं, इसके बारे में भी प्रतिदिन प्रति जानवर पीने की जो पानी की आवश्यकता है, एक तरफ जानवर का नाम दे रखा है, एक तरफ उनके द्वारा
गोबर वगैरह उत्पादित किया जाता है, उसके बारे में दे रखा है। तो मुर्गी है डेली विद्यार्थियों 250 ml पानी पीती है और 30 ग्राम वो उसका मतलब भी उसका मल निकलता है वो निकालती है। गाय की देखें तो 30 से 35 लीटर पानी पीती है और 24 केजी के आसपास वो क्या करती है, गोबर निकालती है। भैंस की देखें तो 30 से 35 लीटर पानी पीती है भी और 32 साढ़े 32 केजी के आसपास गोबर निकालती है। और यानी कि गाय और अगर भैंस में से देखें तो गोबर ज़्यादा कौन करती है, भैंस ज़्यादा गोबर करती है। और भेड़ बकरी में देखें तो 5 से 10 लीटर ये पानी पी जाती है और 1.75 किलोग्राम तक ये जिसको मैंगनी बोलते हैं या जो खाद होती है वो निकालती है। घोड़ा 36 लीटर पानी पी जाता है और 13.5 किलोग्राम के आसपास गोबर निकालता है विद्यार्थी जिसको। विभिन्न जानवरों के जीवन काल और यौनावस्था की उम्र, एक तरफ जानवर का नाम दे रखा है, एक तरफ उसका जीवन काल दे रखा है, लाइफ स्पेन दे रखा है और एक यौनावस्था की उम्र दे रखी है। इसको जान लेते हैं। तो देसी गाय जो है उसमें 20 वर्ष का जीवन काल होता है और 18 से 24 माह का है वो यौनावस्था रहती है उसकी। भैंस है वो 20 से 25 वर्ष उसका पूरा जीवन काल होता है, उसमें से 24 से 36 माह की जो भैंस है वो यौनावस्था में होती है। घोड़ा 20 वर्ष की एज होती है इसकी और ये 18 माह का जब होता है, जब यौनावस्था में आ जाता है। कुत्ता 10 वर्ष का होता है टोटल इसका जीवन काल, 7 से 10 माह यौनावस्था रहती है इसकी। और ऊँट 40 वर्ष का जीवन काल रहता है, 3 से 4 माह यौनावस्था होती है इसकी। और सुअर 8 वर्ष का होता है और इसमें 6 से 9 महीने के लिए यौनावस्था उम्र इसकी रहती है। ठीक है, तो ये तमाम बिंदु थे विद्यार्थियों इससे संबंधित। हमने चाहे मुर्गी पालन से संबंधित प्रबंधन हो, चाहे पशु पालन से संबंधित प्रबंधन हो, दोनों प्रबंधन के बारे में हमने चर्चा कर ली। उम्मीद है विद्यार्थियों ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। एक मोटिवेशनल कोड भी दे रखा है कि कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों को रफ्तार बढ़ा देते हैं। जब भी कांटे लगते हैं पैरों में तो हम जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। कांटे कई बार, अब इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार कठिनाइयाँ आती है, तो हम जो हमारी जो मंजिल है तो पाने की जो हमारी रफ्तार है वो भी जल्दी बढ़ जाती है। विद्यार्थियों इस मोटिवेशनल कोड से भी आप कुछ सीख सकते हैं और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए